Assalamu alaikum students. I am Muhammad Sood. This is class number 5 of Introduction to Computer Programming with C language. Today we will discuss some more new topic and topic are number 1, what is algorithms? Number 2, data types of C language and format specifier. Number 3, variables and constants. तो बेसिकली आज इन 3 टॉपिक को हमने कवर करना है और चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है व्हाट इज एल्गोरिथम। An algorithm is a finite sequence of well-defined step-by-step computer implementable instruction to solve a specific problem or to perform a computation. Algorithms are always representation of mathematical calculations, data processing, automatic reasoning to the task. An algorithm can be expressed in a human readable language like as English and mathematical form. सिंपल एल्गोरिथम बेसिकली एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है, यानी कि प्रोग्राम को लिखने से पहले एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं, और इसमें हम एक वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप जो कंप्यूटर की जो इम्प्लीमेंटेशन यानी कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको स्पेसिफिकली लिखा जाता है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म के अंदर, ठीक है। और वो जो लिखा जाता है वो नॉर्मली एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज या मैथमेटिकल फॉर्म में उसको लिखा जाता है, और उसके अंदर सिंपल कैलकुलेशन जो भी हो रही होती हैं या जो भी रीजनेबल लॉजिकली जो उसमें प्रेजेंटेशन की जाती है उनके टास्क को उसमें परफॉर्म हम करके बताते हैं। क्लियर? तो स्टेप बाय स्टेप आप अपनी प्रोग्रामिंग टेक्निक को सिंपल उसमें आप एक जनरल फॉर्म में लिख के देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। क्लियर? और कोई भी प्रोग्रामर जो है उस एल्गोरिथम को देखकर, उनके स्टेप्स को देखकर वो क्या करता है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसकी वो कोडिंग करता है। ये जो एल्गोरिथम होते हैं ये कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि ये जनरल फॉर्म में होते हैं, और प्रोग्रामर जो है उनको देखकर अंडरस्टैंड करता है, और फिर वो जिस लैंग्वेज में वो एक्सपर्ट होता है उस लैंग्वेज के अंदर वो उस एल्गोरिथम को उसकी कोडिंग करता है। क्लियर? अब जब भी आप कोई एल्गोरिथम बनाएंगे किसी भी टास्क के लिए, और तो उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ उसके सम पॉइंट्स हैं जिनको अपने मद्देनज़र रखते हुए आपने वो उसको रखते हुए आपने एल्गोरिथम बनाना होगा। क्लियर? तो वो स्टेप्स क्या है या वो पॉइंट्स क्या हैं जिनको हम यानी कि एल्गोरिथम बनाने के लिए ज़रूरी है, उनको हम देखते हैं। नंबर 1 सबसे पहले क्या है? एल्गोरिथम नेम। जब भी आप एल्गोरिथम बनाओगे तो उसका कोई एक यूनिक नेम दोगे आप। इन ईच एल्गोरिथम मस्ट बी गिवन अ यूनिक नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन। क्लियर? मिसाल के तौर पे आपने कोई एक मार्कशीट डिज़ाइन करनी है, मार्कशीट का प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए आप पहले एल्गोरिथम बनाएंगे तो उस एल्गोरिथम का नाम रख देंगे आप मार्कशीट। या अगर आपने 2 नंबर को सम करना है तो आप रख देंगे 2 नंबर सम या सम 2 नंबर्स। क्लियर? यानी उस एल्गोरिथम का कोई ना कोई आप यूनिक नेम आपने आइडेंटिफाई करना होगा। क्लियर? नंबर 1। नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर। ईच स्टेटमेंट ऑफ द एल्गोरिथम मस्ट बी गिवन अ यूनिक स्टेप नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन, लाइन और स्टेप। जब भी आप यानी कि एल्गोरिथम लिखेंगे तो हर उसको आप एक स्टेप देंगे, यानी स्टेप नंबर 1 या स्टेप नंबर 2, या यूँ कह सकते हैं लाइन नंबर 1 या लाइन नंबर 2। इस तरह से आप जो है एल्गोरिथम बनाएंगे, और हर स्टेटमेंट को ईच यानी कि इंडिविजुअल लाइन के ऊपर आप उसको लिखेंगे आप। क्लियर? और उसका एक नाम दे देंगे आप। उसके बाद नंबर 3 है वेरिएबल नेम। जब भी आप कोई एल्गोरिथम बनाएंगे और वहाँ पर वेरिएबल अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो वेरिएबल नेम विल बी यूज कैपिटल लेटर। एज ए एग्जाम्पल के तौर पर ए है या नेम है या सैलरी है, तो आप जब भी वेरिएबल का नाम देंगे वो कैपिटल लेटर में देंगे। और एक बात का ख्याल कीजिएगा, वेरिएबल का नाम देते वक्त इस बात का ख्याल करें कि वो जो वेरिएबल है वो मीनिंगफुल हो, उसको देखकर पढ़कर समझा जा सके कि इसका मकसद या पर्पस क्या है। जस्ट लाइक जैसे नेम लिखा हुआ है, NAME, नेम एक वेरिएबल है, तो आप उसको समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे आप किसी भी कोई भी नाम हो सकता है, या अगर आपने वेरिएबल लिया हुआ है सैलरी, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई सैलरी हो सकती है। क्लियर? या अगर आपने कोई मैथ्स के मार्क्स देने हैं तो आपने लिख दिया मैथ्स, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिकली
कि इन वेरिएबल्स का पर्पस क्या, और जब भी उनको आप लिखेंगे लेटर्स के तो आप कैपिटल लेटर यानी अपर केस में आप उसको लिखेंगे। नंबर 4 है गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। जब भी आप उसको यूज़र से आने के आप इनपुट अगर ले रहे हैं तो आपने डिफाइन करना होगा, एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे रीड। रीड इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। कंप्यूटर आस्क द यूज़र फॉर वैल्यू। अक्सर देखा होगा प्रोग्राम जब चल रहे होते हैं तो वहाँ पर यूज़र से इनपुट लिया जाता है कि जैसे इनपुट यूज़र आईडी, इनपुट यूज़र योर पासवर्ड। तो उस जगह पे आप जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे एल्गोरिथम बनाते वक्त वो इस्तेमाल करेंगे रीड। क्लियर? तो रीड जब लिखेंगे आप रीड यानी कि यूज़र नेम, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये बात यानी कि डिफाइन की जा रही है कि यहाँ पर यूज़र जो है डेटा इनपुट करेगा, अपनी आईडी जो है वो इनपुट करेगा। तो वो जब वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो रीड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। बाज़ जगह पे जो है वो वर्ड इनपुट भी लोग लिख देते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं इनपुट या गेट, पॉसिबल है, लेकिन बेहतर है कि रीड का वर्ड इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद नंबर 5 है असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल। जब भी वैल्यू असाइन करेंगे, जहाँ भी अपने वैल्यू डिफाइन करनी है कि जस्ट लाइक यानी कि आप कहना चाहते हैं कि जी नेम बराबर है आसिफ के या एक कोई नंबर बराबर है 0 के, तो उस जब आप वैल्यू असाइन करोगे तो वहाँ पर आप लिखेंगे सेट, यानी सेट नंबर इक्वल टू 0। क्लियर? सेट इज यूज टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू अगर आपको असाइन करनी है, यानी रीड नहीं करनी बल्कि असाइन करनी है पहले से, प्री डिफाइन उस पर कोई वैल्यू आपने सेट करनी है, तो आप लिखेंगे सेट आप लिख सकते हैं नंबर इक्वल टू 0 या सेट नंबर इक्वल टू 10। क्लियर? तो इस तरह से उसको आप सेट करेंगे। और जब आपने प्रोग्राम को आपने टर्मिनेट करना है, एंड करना है, तो आप वहाँ पे लिखेंगे एग्जिट, यानी इट्स यूज टू टर्मिनेट द एल्गोरिथम। तो एग्जिट का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक वर्ड अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं एंड, तो आप एंड का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? तो एग्जिट की जगह पे आप एंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर प्रोग्राम को आपने या एल्गोरिथम को आपने किसी जगह पे आपने स्टॉप करना है, ख़त्म करना है, तो वहाँ पे एग्जिट या एंड लिखा जा सकता है। अच्छा, इसमें एक स्टेप और रह गया, वो ये है कि अगर कभी आप किसी भी एक स्टेप के ऊपर हैं, फिर उसके ऊपर वहाँ से आपने किसी और स्टेप पे जाना है, यानी स्टेप नंबर सपोज के 7 पे हैं और आपने स्टेप नंबर 3 पे जाना है, तो आप कह देंगे गो टू स्टेप नंबर 3। यानी आप ब्रांचिंग करनी है आपने, यानी कि आपने कंट्रोल जो है वो एक जगह से या एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे भेजना है, चाहे वो स्टेप नीचे से ऊपर की जानिब हो या ऊपर से नीचे की जानिब हो। तो आप सिंपल एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे गो टू, यानी गो टू लाइन नंबर 5 कह दीजिए आप, या गो टू स्टेप नंबर 5 कह सकते हैं। इसी तरह से अगर आप नीचे हैं और आप नीचे से वापस ऊपर जाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि गो टू लाइन नंबर 3 या गो टू स्टेप नंबर 3, इस तरह से कह सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि आप कंट्रोल ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन। ओके, तो ये बेसिकली 7 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 6 हैं लेकिन मैं 7 पॉइंट मैंने बता दिया है कि जब कंट्रोल ब्रांचिंग आप करेंगे तो वहाँ पर आप गो टू का वर्ड इस्तेमाल करके आप कंट्रोल को जो है ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन। ओके, सॉरी। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं हमेशा एल्गोरिथम बनाते वक्त। क्लियर? तो अब हम आगे चलते हैं और एक एग्जांपल है एल्गोरिथम की, उसको हम देखते हैं कि कैसे एल्गोरिथम बनाया गया है और उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई है। तो देखें यहाँ पर, देखें एल्गोरिथम के अंदर इसका जो टास्क है वो क्या है, राइट एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ टू नंबर। दो नंबर हैं, उनको क्या करना है, इनपुट लेना है और उसको उनका हमें सम भी निकालना है और उनका एवरेज भी निकालना है। तो इसका हम एल्गोरिथम कैसे बनाएंगे, तो ये एक एग्जाम्पल है एल्गोरिथम बनाने के लिए। ठीक है, तो देखें सबसे पहले क्या किया आपने, एक स्क्वायर ब्रैकेट में आपने पहले तो आपने एक टास्क का एक नंबर दिया है कि प्रोसीजर फॉर कैलकुलेट सम एंड एवरेज ऑफ टू नंबर। ठीक है, इसको आप कमेंट्स के तौर पर ले सकते हैं, ये कमेंट्स हैं जस्ट लाइक कि ये जो एल्गोरिथम है इसका पर्पस ये है। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 1 क्या लिखा है आपने, स्टार्ट। जब भी आप कोई भी एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे तो स्टेप नंबर 1 इस तरह लिखेंगे, उसके बाद कॉलम लिखेंगे और फिर आप लिख देंगे स्टार्ट। ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या लिखा आपने, रीड टू नंबर एन और एम। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है जो कि आप नहीं कीजिएगा। जब रीड आपने वर्ड सही लिखा है कि दो नंबर आपने इनपुट लेने हैं, ठीक है, लेकिन नंबर जो लेने वेरिएबल जो मैंने लिखे हैं एन और एम, या आप अपर केस में यानी कैपिटल लेटर में लिखेंगे ज़्यादा बेहतर है।
ठीक है, यानी एन और एम आपने कैपिटल लेटर के तहत आपने यूज करना होगा। ओके, जो मैंने रूल बताया था उसमें उसके मुताबिक लिखें, बेहतर है। या एन और एम बेसिकली ठीक है वेरिएबल ले सकते हैं आप, लेकिन बेहतर ये होता कि आप एन और एम की जगह पे नंबर 1 कॉमा नंबर 2 लिखते, ज्यादा बेहतर होता। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह लिख सकते हैं। मैं आपको अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह लिखेंगे आप, ज्यादा बेहतर है। यहां देख लीजिए आप, स्टेप 1 आपने कहा स्टार्ट, स्टेप 2 और यहां लिख दिया आपने रीड 2 नंबर, 2 नंबर, नंबर 1 एंड नंबर 2। क्लियर? इस तरह से लिखेंगे। ओके, वैसे एन और एम भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन बेहतर है कि जो वेरिएबल हो वो मीनिंगफुल हो, समझ में आए कि बेसिकली वेरिएबल का मकसद क्या है। उसके बाद स्टेप नंबर 3, अब यहां पर आपने लिखा कैलकुलेट सम एन प्लस एम, तो आप यहां लिख सकते हैं कैलकुलेट सम इक्वल टू एन प्लस एम, या आप सिंपल लिख सकते हैं सम इक्वल टू नंबर प्लस नंबर 2। क्लियर? ऐसे लिखेंगे, क्योंकि आपने वेरिएबल पर नंबर 1 नंबर 2 लिखा है, तो इस तरह से लिखेंगे सम के अंदर आप क्या स्टोर करना चाहते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। और चाहें तो यहाँ पर एक वर्ड, जैसे कि चूंकि हम वेरिएबल को कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं किसके अंदर, सम के अंदर, तो एक वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पर सेट। सेट कर दो सम के अंदर नंबर 1 प्लस नंबर 2। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू रूल के मुताबिक आप एल्गोरिथम को इस तरह से लिखें, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 3, नंबर 4, इसमें आपने क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। तो आपने कहा सेट एवरेज, और आपने कह दिया कि चूंकि आंसर आया होगा सम के अंदर, उस सम को डिवाइड करने के से आप 2 से, तो ये एवरेज इसमें निकल आएगा। और उसके बाद आपने दोनों को प्रिंट करना है, तो आपने कहा स्टेप नंबर 5। अच्छा, प्रिंट के लिए नॉर्मली आप लिख सकते हैं, प्रिंट भी लिख सकते हैं। अक्सर बुक पे जो है, बुक में जो है वो लिखा हुआ राइट, WRIT, राइट, राइट लिख सकते हैं, या आप चाहें तो आउटपुट भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो प्रिंट लिख दीजिए, आउटपुट लिख दीजिए, राइट कर दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया प्रिंट सम एंड एवरेज। क्लियर? और इसके बाद प्रोग्राम को एंड करना है मुझे, सिंपल स्टेप नंबर 6, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सिंपल स्टॉप कर दूंगा, या आप स्टॉप की जगह पे एंड का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में अगर कोई कमेंट्स देना चाहें तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में कमेंट्स दे सकते हैं कि हेयर एल्गोरिथम थम क्लोज, या एंड हेयर एल्गोरिथम प्रोसीजर एवरेज टू द एंड, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये कमेंट से आप कुछ भी लिख सकते हैं,
तो मैंने सिर्फ समझा दिया आपको कि ये आप लिख सकते हो, ये ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली स्टेप नंबर 6 पे जो आपका जो एल्गोरिथम प्रोसेस है या प्रोसीजर है वो स्टॉप हो गया है। क्लियर? तो ये एक कॉन्सेप्ट दिया है मैंने आपको कि किस तरह से आप एक एल्गोरिथम आप लिखते हैं, या बुक में अगर आप देखेंगे कि किसी भी प्रोग्राम का एल्गोरिथम बना हुआ है तो उसको आप इस तरह से रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर हो गई बात? सॉरी। इंशाल्लाह मैं अभी आपको कुछ और एल्गोरिथम भी आपको बना के दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम। तो फिलहाल एक स्टार्ट लिया है मैंने फिलहाल कि किस तरह से ये आप एल्गोरिथम बनाते हैं या एल्गोरिथम किस तरह से लिखे जाते हैं। फिर इनको देखकर जो प्रोग्रामर होगा वो कोड करेगा किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, लाइक सी लैंग्वेज हो, जावा हो या विजुअल बेसिक हो, किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो है इसको कोड किया जा सकता है। क्लियर? ठीक है जनाब, अब आगे चलते हैं। अब है डेटा टाइप्स ऑफ सी लैंग्वेज के डेटा की टाइप जो है वो किसी लैंग्वेज में क्या क्या होती है या कौन कौन सी होती है। देखें, पहली बात तो याद रखिएगा कि जो प्रोग्रामिंग है या कंप्यूटर जो है बिजनेस सारा काम करता है डेटा के ऊपर। और डेटा जो है बेसिकली अगर आप उसको समझें तो दो तरह का हो सकता है, एक सिंपल न्यूमेरिक और एक वो जो नॉन न्यूमेरिक है। सिंपल आप समझ लीजिए पहले आप। न्यूमेरिक वो जिसको नंबर्स, जिसको डिजिट्स कहते हैं, जिस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जा सकती है, उसको न्यूमेरिक कहते हैं। और नॉन न्यूमेरिक वो होता है जिस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। जस्ट लाइक किसी भी शख्स का एड्रेस है, अब एड्रेस किसी भी एड्रेस है, या किसी भी शख्स का फ़ोन नंबर है, या किसी भी शख्स का नाम है, ये जो डेटा होगा ये बेसिकली नॉन न्यूमेरिक होगा। इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। हाँ, किसी शख्स की अगर कोई एज है तो उस पर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे उसका उस एज को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी भी एज से माइनस कर सकते हैं, तो पॉसिबल है। क्लियर? तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है? न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है और नॉन न्यूमेरिक वैल्यू पे मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता। बस ये बात याद रखिएगा। इन द सी लैंग्वेज, या यूँ समझ लीजिए कि सी लैंग्वेज में या किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वहाँ पे डेटा को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे न्यूमेरिक डेटा है तो न्यूमेरिक डेटा की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। वो क्या हो सकती हैं, वो क्यों होती हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कंप्यूटर की मेमोरी को उस डेटा के मुताबिक हमने रिजर्व करना होता है और फिर उसमें उसके मुताबिक हमने कैलकुलेशन करनी होती है। तो जब मेमोरी को हमने रिजर्व करना होता है तो हमें ये बात मालूम करनी होती है, या ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि हम जो मेमोरी रिजर्व कर रहे हैं उसमें डेटा मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है। तो उसके मुताबिक हम अपने जो मेमोरी है उसकी जो बाइट्स को जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। क्लियर? अगर जहाँ पर हमें सिर्फ 2 बाइट्स में हमारा काम हो सकता है तो हम सिर्फ 2 बाइट्स के लिए ऐसा डेटा चूज करेंगे जिसका ताल्लुक सिर्फ 2 बाइट से ही होगा। और अगर डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर करना है तो फिर हमें ऐसी डेटा टाइप चूज करनी होगी जिसके अंदर ज़्यादा बाइट्स रखे जा सकते हैं। यानी ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा बाइट्स ऑक्यूपाई कर दें, जगह रख लें, और लेकिन वहाँ पे ज़रूरत जो है वो कम आने के डेटा की हो, कम उस पर बाइट्स आने की उसकी ज़रूरत हो, तो वो जो एक्स्ट्रा बाइट्स हैं वो हमारे क्या हो रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं या यूजलेस हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें ये बात समझनी है कि डेटा जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होगा और उसके मुताबिक ही हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी को रिजर्व करेंगे। मिसाल के तौर पर जहाँ पर एक टाइप है इंटीजर। इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है INT। अच्छा, पहले समझ लें इसकी डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स स्पेसिफाई हाउ वी इंटर डेटा इनटू आवर प्रोग्राम एंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी इंटर। क्लियर? यानी हमने सोचना होगा कि डेटा हमने क्या किस किस्म का इंटर करना है और उसकी स्पेसिफिक जो है टाइप क्या होगी। ठीक है? C language has some predefined set of data types to handle various kind of data that we can use in our program. These data types have a different storage capacity और ये अपने अंदर मुख्तलिफ तरह के स्टोरेज जो है वो कैपेसिटी के मुताबिक होते हैं। मिसाल के तौर पर इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर इसका शॉर्ट फॉर्म होगा INT और इसका जो साइज है बाइट में जो लेगा वो एटलीस्ट 2 बाइट्स रहने के रिजर्व करेगा। और 2 बाइट्स के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा वो %d होगा या %i होगा। क्लियर? इसको मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली। %d %i से क्या मतलब, समझ लीजिए शॉर्ट फॉर्म में जो इसका कोड है वो परसेंट, इसको हम फॉर्मेट स्पेसिफाई कहते हैं, वो क्या होगा, %d होगा या %i होगा।
और इस किस्म के डेटा की जो रेंज है वो मेमोरी में जो आप रख सकते हैं वो तकरीबन -32,768 से लेकर प्लस 32,767 तक की वैल्यू स्टोर की जा सकती है। यानी फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ सॉरी, जैसे इंटीजर है, इसी तरह से नीचे देखें एक लॉन्ग इंटीजर भी है। ठीक है, लॉन्ग इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स ऑक्युपाई करता है मेमोरी के अंदर, और इसका जो कोड है वो LD और LI है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी जो रेंज है वो तकरीबन, ये देख लीजिए आप, टू 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 मिलियन 2 मिलियन और 2 बिलियन एंड 14 मिलियन समथिंग वैल्यूज है। इतनी बड़ी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। इसकी रेंज माइनस में इतनी और पॉजिटिव में इतनी लिखी हुई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे किसी भी यानी कि शख्स की सैलरी स्टोर करनी है, तो सैलरी स्टोर करने के लिए मैं क्या डिसाइड करूँ कि कौन सी डेटा टाइप चूज करूँ, या तो मैं लॉन्ग इंटीजर चूज करूँ या सिम इंटीजर चूज करूँ। तो अगर सपोज करें कि मेरी जो इदारा है या जो ऑफिस है वहाँ पर सैलरी जो मैक्सिमम है वो फर्ज करें कि 30,000 तक हो सकती है, या 25,000 तक की वैल्यू अगर है, तो उसके लिए मैं फिर 4 बाइट्स का डेटा टाइप क्यों चूज करूँ? मैं उसके लिए मैं इंटीजर ही ले सकता हूँ। क्लियर? तो ये आपने डिसाइड करना होता है कि आप जो उसमें डेटा स्टोर करेंगे उसके लिए कौन सी टाइप जो है सुटेबल है डेटा के लिए, इंटीजर है या लॉन्ग इंटीजर। क्लियर? तो ये आपने अपने इसको इसकी इस लिहाज से डिफरेंट टाइप्स बनाई गई है ताकि मेमोरी को आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर सकें, ना तो उसको कम पड़े डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट डेटा, ना वो ज़्यादा हो ताकि आपका जो मेमोरी एरिया है वो बिला वजह वेस्टेज हो। क्लियर? तो इंटीजर की रेंज ये लिखी गई है, यानी कि 32,768 से लेके 32,767 तक की वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद एक टाइप है करेक्टर, ये सिर्फ एक बाइट्स का ऑक्युपाई करता है। इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %C है, और इसके अंदर जो अगर न्यूमेरिक वैल्यू की अगर बात करें तो वो -1 to 8 से लेकर +1 to 7 तक की वैल्यू स्टोर की जा सकती है। उसके बाद फ्लोट है। अच्छा, फ्लोट 4 बाइट्स ऑक्युपाई करता है। इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %F है। इसके अंदर वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो है वो 3.4 एक्सपोनेंशियल -38 पावर जो होती है से लेकर, ये माइनस में लेकर और ये प्लस 3.4 एक्सपोनेंशियल 38 तक की वैल्यू इसमें स्टोर की जा सकती है। क्लियर? यानी कि अगर मुझे कोई ऐसा डेटा स्टोर करना है जिसमें पॉइंट्स की वैल्यू आ रही हो, क्लियर, तो फिर आप को ये डिसाइड करना है कि वहाँ पे इंटीजर सुटेबल रहेगा या फ्लोट सुटेबल रहेगा। तो लाजिम बात है अगर डेसिमल पॉइंट्स में अगर वैल्यूज आ रही हैं और वहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, तो फिर आप वहाँ पे जो चूज करोगे डेटा टाइप वो कौन सी करोगे? आप फ्लोट करोगे आप। क्लियर? इसी तरह से आपके पास डबल है। डबल भी एक न्यूमेरिक करने का टाइप है, और ये कितने बाइट्स ऑक्युपाई करता है? ये 8 बाइट ऑक्युपाई करता है। इसका जो फॉर्म स्पेसिफायर है वो LF है, और इसकी जो रेंज है -1.7 -308 से लेकर टू 1.7 प्लस 308 तक की वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद है लॉन्ग इंटीजर, ये सिर्फ इंटीजर्स के लिए है, लेकिन इसकी रेंज जो है वो 4 बाइट्स तक है। इसमें जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो LD और LI यूज़ करेंगे, और इसकी रेंज जो है वो 2 बिलियन एंड 40 मिलियन एंड 74 समथिंग यानी कि लैख आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये रेंज यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख के दे दी गई है, उन रेंज को आप देख लीजिए आप। उसके बाद है शॉर्ट इंटीजर। अच्छा, सिंपल इंटीजर में और शॉर्ट इंटीजर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे 2 बाइट्स, यानी यूजुअली का मतलब है कि कंफर्म 2 बाइट्स यानी कि शॉर्ट इंटीजर जो लेगा, जबकि ये जो सिंपल इंटीजर है ये एटलीस्ट 2 बाइट लेगा, और डिपेंड करता है आपकी मशीन के ऊपर। अगर मशीन जो है वो मिनिमम 4 बाइट्स है, जैसे अक्सर मशीनें होती हैं 32 बिट होती हैं या 64 बिट प्रोसेस उस पर काम कर रहा होता है, तो फिर वहाँ पे जो इंटीजर है या आप जो कंपाइलर है वो डिपेंड करता है कि वो इंटीजर में 2 बाइट्स ऑक्युपाई कर रहा है या 4 बाइट्स। ठीक है, लेकिन जो शॉर्ट इंटीजर है वो कंफर्म है कि वो 2 बाइट्स ही जो है वो ऑक्युपाई करता है, और जो सिंपल इंटीजर है वो डिपेंड करता है मशीन के ऊपर, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 बाइट्स ले सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास के टाइप्स हो गए। उसके बाद है आपके पास अनसाइन इंटीजर। अनसाइन इंटीजर ये एटलीस्ट ये भी 2 बाइट्स लेता है,
लेकिन चूंकि अनसाइन होता है इसमें साइन बिट जो है वो इस्तेमाल वो नहीं होती माइनस प्लस के लिए, वो भी लेकिन न्यूमेरिक डेटा के लिए इस्तेमाल हो जाती है। तो इस लिहाज से उसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर 65,535 तक की वैल्यू चली जाती है। क्लियर? यानी कि अगर हमें फॉर सपोज करें कि 60,000 60,000 या 65,000 तक की वैल्यू का स्टोर करना चाहते हैं तो इंटीजर में नहीं कर सकते। आप उसके लिए अनसाइन इंटीजर लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अनसाइन इंटीजर में इस बात का ख्याल करना पड़ेगा कि उसमें माइनस का साइन या प्लस का साइन इस्तेमाल नहीं होगा। सिंपल उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 से लेकर 65,535 तक की वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। सॉरी। अच्छा, इसका जो फॉर्म स्पेसिफायर है वो %u होगा, इसको याद रखिएगा। मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा तो आप उस पर ज़्यादा इसको आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उसके बाद है अनसाइन लॉन्ग इंटीजर, इसमें एटलीस्ट 4 बाइट्स होते हैं और इसमें भी माइनस का साइन जो है माइनस प्लस का साइन यूज़ नहीं होगा, तो इसकी वजह से जो रेंज है वो डबल हो जाएगी। आप देख लीजिए कि जो लॉन्ग इंटीजर है उसकी वैल्यू 2147483648 से जो वैल्यू आपकी स्टार्ट होती है, यहाँ पर देखें वो वैल्यू डबल हो गई है आपकी, यानी 4294967925। ये बहुत बड़ा तकरीबन अगर देखा जाए तो तकरीबन 10 डिजिट्स तक की वैल्यूज इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। ओके। उसके बाद है अनसाइन कैरेक्टर। अच्छा, अनसाइन कैरेक्टर और कैरेक्टर में थोड़ा फर्क ये है कि अनसाइन कैरेक्टर जो है उसकी जो रेंज है -1 to 8 से लेकर 1 to 7 तक है, और अनसाइन कैरेक्टर जो है वो 0 to 255 तक के कैरेक्टर की वैल्यू को उसमें स्टोर कर सकता है। कीबोर्ड पे जितने भी आपके कैरेक्टर्स नज़र आते हैं इन सब के ASCII कोड होते हैं, तो तकरीबन 255 कैरेक्टर्स कोड होते हैं। तो उन तमाम के तमाम कोड्स के जो नंबर्स हैं वो आप अनसाइन कैरेक्टर में अगर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मतलब पूरे कीबोर्ड्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम कवर कर सकते हैं। अच्छा, लॉन्ग और डबल ये एक स्पेशल डेटा टाइप है सी लैंग्वेज के अंदर। ये तकरीबन 10 बाइट से लेकर 12 बाइट्स तक ये मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है कैपिटल LF में आप यूज़ कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू जो है डेसिमल में आप दे सकते हैं 3.4e -4932। बहुत बड़ी वैल्यू है पॉइंट के अंदर। अगर आपको वैल्यू अपने स्टोर करना चाहते हैं, बहुत लार्ज वैल्यू है, तो उसके लिए आप लॉन्ग डबल की वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। और आखिर में सिंपल एक करैक्टर है, यानी इसको स्ट्रिंग कहते हैं। इसमें मोर देन अगर बहुत सारे करैक्टर आप इस्तेमाल करना चाहें एक ही, यानी कि जैसे कोई नाम आपने स्टोर करना है, कोई एड्रेस स्टोर करना है, तो उसमें बहुत सारे करैक्टर इन्वॉल्व होंगे, तो उसकी टाइप भी CHAR ही होगी, लेकिन उसमें कई यानी कि करैक्टर इन्वॉल्व होंगे, तो उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो %s होगा। क्लियर? इसका %s का मतलब स्ट्रिंग हो जाता है, यानी कि अगर मोर देन वन कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। तो ये डिपेंड करता है ऑन द कैरेक्टर लेंथ साइज के ऊपर कि उसकी कैरेक्टर की लेंथ साइज क्या है। तो बेसिकली ये डेटा टाइप्स के हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर, और इनको बस हमें ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सी डेटा टाइप्स कितने बाइट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई करती है, उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या होगा, और उसकी जो डेटा रेंज है वो क्या होगी। अगर हमें ये बात पता चल जाए तो तकरीबन तमाम लैंग्वेज के अंदर इसी तरीके से डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही होता है, और उसमें इसी तरीके से डेटा स्टोर किया जाता है। क्लियर? और उनकी जो रेंज है वो भी तकरीबन यही है, इसी अंदाज से है। तो अगर आपको यहाँ पे ये सी लैंग्वेज को समझ लेंगे तो फिर बाकी इसके बाद जावा लैंग्वेज के डेटा टाइप्स हैं या PHP के डेटा टाइप्स हैं, उनको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम या मुश्किलात नहीं आएंगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जनाब। आगे जो है हमारा टॉपिक था वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स का, उसको हम देखते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप सबसे पहले आप ब्राउज़र पे जाइए और यहाँ पर आप मेरी वेबसाइट जो है sirmasur.com वो लिखिए आप, और इसके अंदर चैप्टर नंबर इस पर प्रोग्रामिंग टर्बो सी पे आप इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर आपका जो स्टार्ट करूँगा वो चैप्टर नंबर 3 है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स एंड फॉर्मेट स्पेसिफाई। इधर भी हम इसको देखते हैं कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। तो फॉर्मेट स्पेसिफाई का जो टॉपिक है डेटा टाइप्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और तकरीबन हर लैंग्वेज के अंदर ये जो है टॉपिक होता है। अगर इसको किसी भी लैंग्वेज में अगर सही तरीके से समझ लिया जाए
तो फिर तमाम लैंग्वेज में इस डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट को हम इजीली समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज वेरिएबल। इन प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज अ कंटेनर स्टोरेज एरिया टू होल्ड डेटा। यानी याद रखिए वेरिएबल बेसिकली क्या है, एक कंटेनर है जहाँ पर स्टोर किया जाता है, या स्टोरेज एरिया है जहाँ पर डेटा को हम होल्ड करते हैं या उसको स्टोर करते हैं टेम्परेरी तौर पर। टू इंडिकेट द स्टोरेज एरिया ईच वेरिएबल शुड बी गिवन अ यूनिक नेम आइडेंटिफायर। याद रखिएगा जो भी वेरिएबल नेम होता है वो यूनिक होता है और उसको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। और वो किसी भी मेमोरी का एरिया का एक नाम होता है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर डेटा स्टोर करेंगे। वेरिएबल नेम्स आर जस्ट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी लोकेशन। बेसिकली वो एक मेमोरी लोकेशन होती है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम डिफाइन करते हैं। तो उस सिंबल को जो है वो बेसिकली एक वेरिएबल कहलाता है। मिसाल के तौर पर आपको एक सिंबल मिसाल दूं, यहाँ पर समझा देता हूँ कि याद रखिएगा अगर मैंने ये लिखा हुआ यहाँ पर, सपोज करें इंटीजर, एक वेरिएबल दिया मैंने, सपोज करें नंबर 1 फॉर एग्जांपल। तो ये जो नंबर 1 है ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। और मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ num1 इक्वल टू 25, तो बेसिकली आप कर क्या रहा है, इस 25 न्यूमेरिक वैल्यू को आप स्टोर कर रहे हैं num1 के अंदर। num1 क्या चीज़ है, एक वेरिएबल नेम है। ये क्या होता है, ये बेसिकली एक कंटेनर है या स्टोरेज एरिया है जहां पर आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं। उस स्टोरेज एरिया का जो नाम आपने रखा है, यूजर ने, प्रोग्रामर ने, वो क्या रखा है, num1 रखा हुआ है। बेसिकली इसके पीछे क्या होती है, कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन होती है, इसका कोई नंबर होता है मेमोरी लोकेशन का। तो उसका जो नाम आपने दिया होता है वो num1 दिया हुआ है। क्लियर। और उसमें वैल्यू क्या स्टोर की गई है, 25। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि मुख्तलिफ तरह के एक रैक्स हैं, और हर वो उन रैक्स को आप समझ लीजिए पूरी कंप्यूटर की मेमोरी है। और हर रैक का जो है एक यूनिक करने के एड्रेस है, और उस यूनिक एड्रेस का जो नाम आप रखते हो num1, तो वो क्या है, वो बेसिकली वेरिएबल है। और उस जगह पे क्या स्टोर कर रहे हैं आप, कोई भी डेटा आप स्टोर कर रहे होते हैं। क्लियर। अच्छा जनाब, इस चीज़ को आपने देख लिया आपने। अब यहाँ पे आगे बढ़े ज़रा कि सिंटैक्स क्या होगा जब भी आप कोई वेरिएबल लेंगे। तो याद रखिएगा आप डेटा का टाइप चूज करेंगे, पहले आप कि आपने किस किस्म का डेटा आपने रखना है, उसकी टाइप डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप वेरिएबल का नाम देंगे। क्लियर। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया कि डेटा की टाइप क्या चूज की, इंटीजर, और नाम क्या लिखा मैंने, num1। ओके, तो num1 वेरिएबल हो गया और इंटीजर क्या है, डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखा फ्लोट, और आपने कह दिया num2। तो num2 क्या चीज़ है, ये दूसरा वेरिएबल है num2, लेकिन इसकी जो डेटा टाइप है क्या, फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या है कि ये इस तरह का डेटा है कि मैं, इस तरह का वेरिएबल है जिसके अंदर मैं डेसिमल पॉइंट की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। यानी कि मैं चाहूँ तो मैं अगर डेटा में स्टोर करूँगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, num2 इक्वल टू 45 पॉइंट दिस। तो ऐसा मुमकिन है। क्लियर। यानी कि अगर, हाँ, अगर मैं num1 के अंदर अगर मैं पॉइंट की वैल्यू देना चाहूँ, पॉइंट दिस वैल्यूज, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि num1 का जो वेरिएबल है उसकी टाइप का इंटीजर है, उसमें डेसिमल पॉइंट जो है इंक्लूड नहीं हो सकता। क्लियर। तो इस बात को ध्यान में रखना है आपने। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर वैल्यू एक वेरिएबल लिया हुआ है, सपोज करें नम एक वेरिएबल और ले लेता हूँ num3, इसमें मैंने ली है लॉन्ग इंटीजर, ठीक है, और इसमें मैंने वेरिएबल ले लिया num3। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं num3 इक्वल टू 56, बिल्कुल ठीक है, ले सकते हैं। लेकिन जब आपने इतनी छोटी वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए फिर आपको लॉन्ग इंटीजर लेने की क्या जरूरत है, आप सिंपल इंटीजर भी ले सकते थे। लेकिन चूंकि जो num3 है बेसिकली मेमोरी के 4 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा होगा। क्लियर। यानी कि आपका जो डेटा है वो बहुत छोटा है, वो 2 बाइट्स में भी आ सकता है, लेकिन आपने जो उसके लिए 4 बाइट्स आपने मेमोरी में रिजर्व कर लिए।
क्लियर। लेकिन अगर मैंने लॉन्ग इंटीजर लिया हुआ है और तो मैं इसमें चाहूँ तो इसमें एक बहुत बड़ी वैल्यू यानी कि 5,60,000 वैल्यू का स्टोर मैंने की है, तो फिर मैं कर सकता हूँ। तो फिर ये वेरिएबल क्या है, सुटेबल है, ठीक है, आप ले सकते हैं। क्लियर। या अगर मैं आपसे कहूँ नम वन के अंदर अगर मैं वैल्यू स्टोर कर दूँ 34,000, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इंटीजर जो टाइप है उसकी जो रेंज है वो 32,767 तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं आप, और यहाँ पर जो है 34,000 की वैल्यू हो गई है। क्लियर। मैंने आपको अगर चार्ट आप देख लीजिए, उसमें जो रेंज लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, आप गौर से देखिए। इंटीजर की रेंज के अंदर आपने 32,768 तक की वैल्यू या 67 तक की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। और यहाँ पर आपने वैल्यू स्टोर कर दी 34,000, तो ये पॉसिबल नहीं है। या तो आप नम वन की के वेरिएबल्स को की जो टाइप है वो इंटीजर की जगह पे आप लॉन्ग इंटीजर ले लें, तब पॉसिबल है। ठीक है, या ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। तो ये टाइप आपने खुद डिसाइड करनी होती है, खुद देखना होता है कि बेसिकली हम जो वेरिएबल ले रहे हैं उसमें डेटा कितना साइज का होगा, तो उसके मुताबिक हम उसकी डेटा टाइप चूज करते हैं। ओके जनाब। अच्छा, एक टाइप और ले लीजिए, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल करैक्टर, CHER करैक्टर, और एक मैंने एक लेटर ले लिया, सपोज करें ग्रेड के नाम से एक वेरिएबल है। अब मैं इस वेरिएबल के अंदर मैं ऐसे डेटा स्टोर कर सकता हूँ कि मैं कहूँगा कि ग्रेड इक्वल टू ए, बिल्कुल ले सकता हूँ, करैक्टर है, इस तरह से मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ। जब भी आप यानी कि अल्फ़ाबेट यानी एक करैक्टर असाइन करेंगे किसी वेरिएबल के अंदर, तो उसको आप सिंगल कोटेशन में असाइन करेंगे। इस बात को अपने अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी आपने कोई भी एक सिंगल करैक्टर की वैल्यू आपने असाइन करनी है तो आप इस तरह से असाइन करेंगे। ओके, ठीक है। और इसी तरह से ये एक कैरेक्टर्स में स्टोर कर सकते हैं, आप मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते। अगर कोई आपने कोई ऐसा कोई देना चाहते हैं कि मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करें, तो उसके लिए फिर आप ने करना क्या होगा, CHAR लिखेंगे। आपने कहा एक वेरिएबल लिया नेम फॉर एग्जांपल, तो उसमें आप डिफाइन कर दिया कि जी 10 कैरेक्टर फॉर एग्जांपल। तो आपने बता दिया कि एक नेम वेरिएबल है और इसका जो कैरेक्टर की लेंथ है वो कितनी है, 10 कैरेक्टर की। तो फिर आप यहीं पर आप असाइन कर सकते हैं और डबल कोटेशन में असाइन करेंगे और आप कह देंगे आसिफ अली। तो ये एक नाम आपने दिया आसिफ अली, जो कि तकरीबन कितने कैरेक्टर का है, 4, और स्पेस को मिलाइए 5 6 7 8, 8 कैरेक्टर का आपने नाम इस पर स्टोर किया, जबकि आपने लेंथ जो ले रखी है वो 10 कैरेक्टर तक की ले रखी है। ठीक है, आप इस तरह से आप ले सकते हैं। क्लियर। लेकिन आप नेम को जब भी असाइन करेंगे, सी लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पर आप जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसी के साथ आप उसकी स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करेंगे। बाद में आप ऐसे नहीं कर सकते, याद रखिएगा। अगर बाद में आप ऐसे करना चाहें कि मैं कहूँ यहाँ पर नेम इक्वल टू नदीम, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर। सी लैंग्वेज में इस तरीके से डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। क्लियर, ये रॉन्ग वे। ठीक है, फिलहाल सी लैंग्वेज में इस बात को ध्यान में रखना है आपने। लेकिन याद रखिएगा कि इस तरह से आप नाम, अगर आपने कोई वेरिएबल लिया हुआ है स्ट्रिंग, उसमें कोई नाम असाइन करना चाहते हैं, तो वेरिएबल डिक्लेयर जब आपने किया होगा उसी वक्त अगर वैल्यू असाइन कर देंगे तो ठीक है सी लैंग्वेज के अंदर। बाद में आप इस तरीके से आप असाइन नहीं कर सकेंगे, तो इस बात को समझ। लेकिन हाँ, बास लैंग्वेज ऐसी हैं जैसे कि C# है, या जो जावा है, जो यानी कि एडवांस लैंग्वेज है, उनमें ये ऑप्शन दिया गया है कि आपको एक टाइप और दी गई है, स्ट्रिंग टाइप। तो आप स्ट्रिंग टाइप चूज करके आप उस पर फिर डेटा आप इस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आपके पास वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की टाइप क्या हो सकती है, उनकी डेटा टाइप्स क्या होगी, किस तरह से रखेंगे, उनकी रेंज क्या होगी, फॉर्मेट स्पेसिफाई कैसे देंगे, ये मैंने आपको सिर्फ समझा दिया। आपको इसका प्रैक्टिकल वर्क इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करके बताऊंगा कि इसको प्रैक्टिकली कैसे आपने परफॉर्म करना है इन द सी लैंग्वेज। ओके जनाब।
अच्छा, कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? कांस्टेंट ऐसा डेटा होता है या ऐसे कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं या कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते ना, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम वो चेंज नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं फॉर एग्जांपल कैरेक्टर नेम से पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ कांस्टेंट, ठीक है, तो अब याद रखिएगा कि जो मेरा नाम आसिफ अली दिया हुआ है, मैं अब इसमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। एक तो तरीका ये है, एक तो कॉन्सेप्ट ये है कांस्टेंट का। अच्छा, एक कांस्टेंट इस तरह से भी होता है कि मिसाल के तौर पर कि मैंने एक नाम प्रिंट किया, सपोज करें प्रिंट एफ, और डबल कोटेशन में दे दिया कि माई नेम इज आसिफ अली। अगर ये चीज़ मैंने इस तरह से लिखी है तो ये भी क्या है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू मतलब प्रिंट की है। और जब भी प्रोग्राम चलाएंगे तो माई नेम इज आसिफ अली के अलावा कुछ और वैल्यूज में इसमें स्टोर अब नहीं हो सकती, यानी कि प्रिंट नहीं हो सकती। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है। जो चीज़ डबल कोटेशन में फिक्स लिखी जाएगी वो जस्ट लाइक क्या होगा, वो कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, एक तो ये। दूसरा तरीका का ये है कि आप किसी वेरिएबल से पीछे अगर आप कांस्टेंट लिख दें तो फिर वो वेरिएबल भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते आप। क्लियर? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम आप बाद में कहीं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ इंटीजर नम, ओके, आप यहाँ पे लिखा नम वन, फर्स्ट करें नम वन की वैल्यू दे दी आपने 3000, बिल्कुल दे सकते हैं आप, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाद में कहीं आपको जरूरत पड़ी और आपने कहा यार इस जगह के ऊपर मैं इस वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, तो आपने कहा नम वन इक्वल टू 4000, तो आप कर सकते हैं। यानी जब कंप्यूटर का जो कंट्रोल है, प्रोग्रामिंग कंट्रोल, वो जब तो इस लाइन पे होगा तो नम वन की वैल्यू क्या होगी, 3000, और जब कंट्रोल बढ़ते बढ़ते जब इस लाइन पे पहुंचेगा तो नम वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4000। क्लियर? तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम क्या हो रहा है, वैल्यू इस लोकेशन पे, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, नम वन की वैल्यू 3000, और इस पॉइंट पे क्या है 4000, तो वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं इस वेरिएबल से पहले, टाइप से पहले मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट। क्लियर? तो अब याद रखिएगा, अब मैं ये लाइन, ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकता, क्योंकि जब आपने कह दिया कांस्टेंट है ये वैल्यू, और उसकी वैल्यू भी मैं इसी वक्त, इसी टाइम के ऊपर मैं लिख दूंगा 3000 कि ये वेरिएबल जो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 3000 है। तो अब इसके बाद मैं इस वेरिएबल को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकता और इधर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये अब एक दफ़ा आप इसको असाइन करेंगे उसकी वैल्यू, उसके बाद उसको आप कहीं और रीअसाइन दोबारा नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये वेरिएबल क्या हो चुका है, आपका कांस्टेंट हो चुका है। तो ये आपको ने कॉन्सेप्ट दिया है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं, या कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये कांस्टेंट वेरिएबल्स कहलाएगा इस वक्त। क्लियर? कि इसकी वैल्यू को ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम हम वैल्यू अब चेंज नहीं कर सकते। और कभी कभी जब आप प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी आप प्रिंट एफ करते हैं, प्रिंट मैसेज लिखते हैं डबल कोटेशन के अंदर, उसको फिक्स आप कर देते हो, तो फिर वो भी चीज़ क्या है, वो भी आपको एज ए कांस्टेंट के तौर पर कंसीडर या ट्रीट की जाती है। क्लियर? तो फिलहाल आज के टॉपिक के अंदर हमने चैप्टर जो थर्ड है वो हमने स्टार्ट किया है, और इसके अंदर हमने जो है वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को देखने की कोशिश है। कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है, अ कांस्टेंट इज अ वैल्यू और एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन नॉट बी ऑल्टर्ड इन अ प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल 1 to 1 या 1 2.5 सी प्रोग्रामिंग इज इजी। जो आपने ये लिखा हुआ है और इस तरह की कोई वैल्यू कहीं लिखी हुई है प्रोग्राम के अंदर, तो वो क्या है, वो कांस्टेंट के तौर पर कंसिडर की जाएंगी। ठीक है? As I mentioned, an identifier also can be defined as a constant. Constant का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा इस तरह से। ठीक है? तो इंशाल्लाह हम कॉन्स्टेंट्स को और मज़ीद डेटा टाइप्स को हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि किस तरह से इसको हमने करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और इसको देखेंगे। और याद रखिएगा डेटा टाइप्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तकरीबन हर लैंग्वेज में इसी तरीके से है। अगर आप इसको यहीं पर समझ लेंगे तो फिर बाकी लैंग्वेज में आपके लिए समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सॉरी। तो जनाब आज हम कंक्लूड करते हैं कि बेसिकली आज हमने, आज की क्लास में हमने क्या कुछ पढ़ा है। तो बेसिकली आज हमने जो है एल्गोरिथम को देखा, एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं, उसके हमने रूल्स को देखा। उसके बाद हमने डेटा टाइप्स को डिस्कस किया, उनमें उनके उनके जो रेंज है डेटा स्टोर करने की, उनको हमने देखा। फॉर्म स्पेसिफाई को देखा, वेरिएबल एंड कांस्टेंट को भी हमने उसको समझ लिया है। ठीक है?
प्रैक्टिकली इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको हम करके देखेंगे और चैप्टर नंबर 3 को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।